शिक्षकों के विवेक से तय होगा उनका भविष्य। पुरानी पेंशन की हो गई है घोषणा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षकों का भविष्य अब उनके ही हाथों में है। बिहार के शिक्षकों का भविष्य अब उनके विवेक पर निर्भर हो गया है, क्योंकि इन दिनों जो चुनाव का वक्त है, यह चुनाव ही आखिर बिहार के शिक्षकों का भविष्य तय करेगा। क्योंकि दोस्तों शिक्षकों के मुद्दे अनेक हैं, शिक्षकों की मांगे अनेक है, परंतु यहाँ पर शिक्षकों के साथ जो भी व्यवहार या फिर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके लिए सोचने का सही वक्त यही है जब उनके लिए पुरानी पेंशन की घोषणा भी हो गई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर शिक्षकों का भविष्य उनके ही हाथों में है और शिक्षकों ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया तो उनका भविष्य गर्त में जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, यह चुनाव का वक्त है और इस चुनाव में शिक्षकों की भूमिका अहम हो जाती है। सबसे पहले तो शिक्षकों के द्वारा ही चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, परंतु इस चुनाव में शिक्षकों की भूमिका भी अहम मानी जाती है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आखिर चुनाव होता क्यों है। शिक्षकों के ऊपर चुनाव कराने का तो दायित्व है, परंतु शिक्षकों को ही इन मुद्दों पर विचार करना होगा कि आखिर यह चुनाव हर 5 वर्ष पर होता क्यों है। दोस्तों, सही कारण और हर किसी को ये पता है कि सरकार को चुनने के लिए ही हर 5 वर्ष पर चुनाव कराई जाती है। यहाँ पर सरकार ने जो पिछले कार्य किया है उसका क्रेडिट देना पड़ता है, उनके कार्यकालों को सराहा जाता है। उनके कार्यकाल के दरमियान बिहार का विकास के साथ साथ खासतौर पर मैं शिक्षकों के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो शिक्षकों का कितना हद तक समस्याओं का हल हुआ, उनका भविष्य गर्त में जा रहा है या फिर उनका भविष्य बन रहा है, इस पर मंथन किया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है, एक लाइन में कह दिया जाए तो नई सरकार के गठन के लिए ही हर 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं। यहाँ पर भी वही मौका है कि नई सरकार का गठन किया जाना है। यहाँ पर आप दोस्तों शिक्षकों के मुद्दे को देखेंगे तो आप एक नियमित कोटि के शिक्षकों को छोड़ दे तो तमाम कोटि के शिक्षकों की आखिर मांगे आज से नहीं 20-20 वर्षों से लंबित है। जरा गौर कीजिए दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की मांगे आज से नहीं है। वर्ष 2003 में इनकी बहाली हुई, 22 वर्ष हो गए, लेकिन इनकी मांग आज तक समाप्त नहीं हुई। मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है दोस्तों कि आखिर बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए वैसी व्यवस्था आज तक क्यों नहीं कर दी गई जिससे शिक्षकों का डिमांड ही समाप्त हो जाता। आप अपनी नज़रें उठाकर नियमित कोटि के शिक्षकों पर जरा देखिए, उनकी एक भी गिला या फिर शिकवा सरकार से नहीं रहती है। उनकी डिमांड भी नहीं रहती है कि मुझे सरकार ये दे। ऐसा ये है, और ऐसा इसलिए कि उनके लिए जो भी राजकर्मी का स्लेब निर्धारित कर दिया गया है वह स्वतः ही शिक्षकों को उनका अधिकार देते रहता है, जिसके कारण नियमित कोटि के शिक्षकों की कुछ भी डिमांडें नहीं रहती है और वे सभी के सभी पूर्ण रूपेण अपनी नौकरी से संतुष्ट रहते हैं हमेशा। वहीं पर आप नियोजित शिक्षकों को देखेंगे जिनकी बहाली वर्ष 2023 में हो गई, आज तक उनकी डिमांडें समाप्त नहीं हुई। दोस्तों, इन शिक्षकों की लगातार ही डिमांड, कभी वेतन में बढ़ोतरी किया जाए, कभी प्रोन्नति दिया जाए, कभी प्रधानाध्यापक, कभी प्रधान शिक्षक में, कभी स्नातक शिक्षक में, कभी डीए में बढ़ोतरी किया जाए, इत्यादि डिमांडें रहती है। लेकिन आखिर ऐसी समस्या, ऐसा इसका हल कब तक संभव हो सकेगा। आखिर वो व्यवस्था 20-22 वर्षों की सेवा दे देने के बाद भी शिक्षकों को आखिर उनके डिमांडों को समाप्त क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्या इसी तरह शिक्षक अपनी डिमांडों के लिए सरकार के प्रति भीख मांगते रहेंगे? क्या शिक्षक इसी तरह सरकार के प्रति पीछे पीछे घूमते रहेंगे, पदाधिकारियों के चक्कर लगाते रहेंगे? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये तो पुरानी बातें हो गई, पुरानी शिक्षकों के लिए। नए शिक्षकों के लिए कह दिया जाए, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हुए, जरा गौर कीजिए दोस्तों, उन्हें राजकर्मी बनाया गया, बीपीएससी का एक नंबर प्लेट भी लगा दिया गया। बीपीएससी उसे नेम प्लेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक बोलने पर भी रोक लगाया गया है, इसलिए नंबर प्लेट कहा जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों
राजकर्मी बना दिया गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि उन्हें राजकर्मी का वेतनमान क्यों नहीं दिया गया। उन शिक्षकों को कम से कम अगर समान काम के बदले समान वेतन देना सरकार के बस की बात नहीं थी, तो 5200 से 20,200 का स्केल हुई सही सही क्यों नहीं दे दिया गया। सेवेंथ पे जो अभी वर्तमान में जारी है उसे क्यों नहीं लागू कर दिया गया। आखिर इन शिक्षकों के द्वारा भी लगातार सरकार के द्वारा अपनी डिमांडें क्यों रखवाई जा रही है। ये शिक्षक भी आखिर पढ़ाने आए हैं, तो शिक्षक अपना पढ़ाई का कार्य छोड़कर सरकार के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं, पदाधिकारियों का चक्कर क्यों लगा रहे। आखिर इसका निदान कब होगा, इन समस्याओं का समाधान कब होगा। यूँ तो कह दिया जाए, माना कि आखिर वेतन विसंगति राजकर्मी का वेतनमान नहीं मिला, लेकिन वेतन भुगतान की बातें देख लिया जाए दोस्तों। जिन शिक्षकों का तबादला हो गया, आज अपना एलपीसी इन एवं आउट के लिए दर दर भटकते हैं। जहां कहीं भी जिले में जाते हैं, एलपीसी इन के लिए भी और एलपीसी आउट के लिए भी 2-2 हज़ार रुपये लगते हैं। उसके बाद भी जरा गौर करेंगे, वेतन भुगतान अगर बीपीएससी शिक्षकों का हुआ तो उन्हें ना तो डीए अपडेट दिया गया, ना ही एचआरए अपडेट दिया गया। आखिर क्यों? ये समस्या आखिर अनवरत चलती रहेगी क्या? दोस्तों, यह आज की समस्या नहीं है। जिस तिथि से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसी तिथि से उनका डीए अपडेट नहीं चल रहा है, एचआरए अपडेट नहीं चल रहा है। वहीं पर आप नियमित कोटि के शिक्षकों को देखेंगे तो ज्यों ही सरकार के द्वारा जो कुछ भी लागू होता है, डीए भी अपडेट हो जाता है, एचआरए भी अपडेट हो जाता है। ऐसा इसलिए कि राजकर्मी का स्लेब उन्हें पकड़ा दिया गया है। अब आइए दोस्तों, ये तो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों, लेकिन नियुक्त शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों को देख लिया जाए। बीपीएससी से बहाल ढेर सारे शिक्षकों को आखिर वादा करके इस महापर्व में भी वेतन नहीं दिया गया। यह हजारों शिक्षकों की बात है दोस्तों। काफ़ी गम भरी निगाहों में गुजरा है यह महापर्व। प्रधान शिक्षकों को देख लिया जाए, 4-4 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ। उन्हें भी दिलासा दिलाया गया था कि हर हाल में इस अक्टूबर माह का वेतन का भुगतान पर्व से पहले अग्रिम कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी पूरे बिहार में ढेर सारे हजारों शिक्षकों का जो प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक पद को योगदान किए, उनका वेतन का भुगतान नहीं हुआ। ऐसा क्यों? यहाँ पर सीधा सीधा पदाधिकारी की लापरवाही दर्शाती है। लेकिन सवाल बनता है कि आखिर उन पदाधिकारियों के ऊपर नकेल कसने का दायित्व किसका है। शिक्षक अगर कुछ बोलेंगे तो शिक्षकों के ऊपर वही पदाधिकारी स्पष्टीकरण कर देते हैं, अपने अकाउंट के माध्यम से कुछ लिखते हैं, उसके बाद भी स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें निलंबित किया जाता है। यह शोषण नहीं है तो क्या है? जरा गौर कीजिए दोस्तों, शिक्षकों का शौक नहीं होता कि मैं कुछ लिखूं। आखिर शिक्षक त्रस्त है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तभी तो मजबूर होकर बिहार के शिक्षक कुछ लिखते हैं या फिर अपनी सवाल उठाते हैं। लेकिन आखिर उनके सवाल उठाए जाने का कारण उन्हें दंडित किया जाता है। आखिर यह प्रक्रिया कब तक निर्भर करेगी? इस प्रक्रिया का समापन कब तक होगा? इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। आइए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के बारे में। सेवा निरंतरता की चिल्लाहट थी, कमेटी भी बना दिया गया, कमेटी की अंतिम बैठक थी, लेकिन बैठक जो टाल दिया गया, उसके बाद उस बैठक के लिए एक तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। उसका भी रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने नहीं दिया कि आखिर बैठक में क्या कुछ हुआ। यानी दोस्तों, यह लापरवाही, शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्हें किसी भी बात की डर नहीं रहती कि मेरे ऊपर आखिर सरकार का भी कुछ अंकुश लगेगा या फिर नहीं लगेगा। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर विचार करेंगे तो आखिर यही स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों का भविष्य उनके विवेक पर निर्भर हो गया है। यह चुनाव का वक्त है और दोस्तों, इस चुनाव भरे वक्त में विपक्ष की ओर से एक बड़ी घोषणा कर दी गई कि हमारी सरकार बनने के बाद हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। यहाँ पर पुरानी पेंशन के साथ साथ विपक्ष के द्वारा जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के बारे में आप कह सकते हैं कि यह चुनावी एजेंडा होता है, कोई भी कुछ घोषणा करता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस घोषणा पत्र को जारी किया है और उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ घोषणा पत्र ही नहीं, यह तेजस्वी का प्रण पत्र है। उन्होंने कहा कि मैं ये सभी कार्य करने का प्रण लेता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों,
कि आखिर जिस व्यक्ति की लालसा है कि चाहे जैसे भी हो मुझे सत्ता पर बैठनी है, मुझे सत्ता हासिल करनी है, तो ये तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ जुनून होगा, कुछ ना कुछ तो कर दिखाएगा। ये तो स्वाभाविक बन जाती है, यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे घोषणा पत्र सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं, बिहार के तमाम कोटि के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बातें हो रही है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना लागू करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ ब सिर्फ इसे अपडेट किया जाना और थोड़ी सी राशि का बोझ बिहार सरकार के ऊपर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो डीए हो या फिर एचआरए हो, इसे एचआरएमएस पर अपडेट करने में आखिर कुछ लगता नहीं है, आज न कल सरकार को देना ही है, लेकिन जानबूझकर नहीं दिया जाता है, शिक्षकों को परेशान किया जाता है। ठीक वही प्रकार आखिर पुरानी पेंशन योजना को भी लागू किया जा सकता। थोड़ी सी वित्तीय बोझ अगर बढ़ेगी तो क्या असर पड़ेगा। वहीं पर आप देखेंगे तो जो घोषणा पत्र जारी किया गया बिहार विपक्ष की ओर से, वह सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के घोषणाएं की गई है। दोस्तों इसके क्रम में हम कह देना चाहेंगे कि प्रति छात्र के लिए घोषणा की गई है, कक्षा 8 से लेकर 12 तक के छात्रों को मुफ्त में टैबलेट मुहैया कराया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के लिए छात्रों को कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद ये बड़ी बात कह दी गई है कि पेपर लीक के मसले पर एक कठोर कानून बनाया जाएगा, जो कि बिहार के छात्रों के लिए एक अहम मुद्दा है। आज तक पेपर लीक करने वाले भी पकड़े गए, परंतु उसके बाद भी पेपर लीक होते गए। इसका मतलब यही है कि पेपर लीक करने वाले के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों वहीं पर आखिर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसमें अहम बात इस रूप में भी है कि उन्होंने कॉलेजों के लिए भी बड़ी व्यवस्था कर डाली है। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज खोले जाएंगे, यह घोषणा की गई है। साथ ही साथ 136 पूरे बिहार भर में ऐसे प्रखंड है जहां एक भी कॉलेज नहीं है, वहां ये कॉलेज खोले जाएंगे। उसके बाद वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी घोषणाएं की गई है। दोस्तों इसमें शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की भी बातें की गई है कि शिक्षकों का स्थानांतरण या फिर स्वास्थ्य कर्मियों का अगर स्थानांतरण होगा तो ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके तहत हर हाल में 70 किलोमीटर से कम की दूरी में ही उनका स्थानांतरण हो सकेगा। साथ ही साथ वित्त रहित संबद्ध महाविद्यालयों को वित्त सहित महाविद्यालय का मान्यता देते हुए, यानी जो भी वित्त रहित कॉलेज है उन सभी को वित्त सहित कॉलेज में परिणत कर दिया जाएगा। उसे सबसे बड़ी बात, जहां नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया था कि इन सभी को हम वित्तीय पोषण देंगे, लेकिन यहाँ पर कॉलेज ही सरकारी बना दिए जाएंगे, वित्त सहित बना दिए जाएंगे। उसके बाद लिख दिया गया मान्यता देते हुए प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन भत्ता पालन कर की व्यवस्था की जाएगी। यानी सीधा स्पष्ट कर दिया गया कि जो ही सरकारी कॉलेज का दर्जा मिला उन सभी वहाँ के प्रिंसिपल को वो सरकारी प्रिंसिपल का तमाम प्रकार के भत्ते और वेतन मिलेंगे। शिक्षक हो या फिर कर्मचारी हो, उन्हें सरकारी कर्मी के तरह ही अन्य कॉलेज में मिल रहे कर्मियों के भांति ही इन्हें वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। ये तो व्यवस्था अच्छी करने की बातें हो रही है। दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे तो आखिर किसी न किसी रूप में यहाँ पर अनुदान तो दिया ही जाता है, लेकिन यही अनुदान 4-4 वर्ष 2-2 वर्ष बाद दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात कि अनुदान एक सीमित मात्रा में नहीं दिया जाता, एक लेवल के अनुरूप नहीं दिया जाता। आखिर इसे अगर सही व्यवस्थित रूप में लागू कर दिया जाए तो क्या परेशानी, सिर्फ ब सिर्फ लागू करने की बातें हैं जो नहीं की जाती है। इन तमाम मसलों पर आप गौर करेंगे दोस्तों तो यह चुनाव का वक्त है। शिक्षकों के विवेक पर निर्भर करता है कि आखिर अपना भविष्य वो किस कदर बनाएंगे, वो अपना भविष्य का निर्माण गढ़ेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, या फिर जो स्थिति है वर्तमान चुनावी वर्ष जिसमें आखिर माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को दरकिनार किया, उन्होंने सोच लिया कि शिक्षकों को हम कुछ नहीं भी देंगे उसके बाद भी हमारी सरकार बननी तय है। इसको लेकर शिक्षकों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग चुकी है। अगर ये भी बात सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री के इस चुनावी माहौल पर शिक्षकों के
विपरीत शिक्षकों के ख्याल के अनुरूप कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो आने वाले दिनों में शिक्षकों का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। वहीं पर आप देखेंगे उज्जवल भविष्य बनाने के पास, उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए शिक्षकों के पास अभी अच्छा वक्त है। सोचना होगा शिक्षकों को कि क्या मैं इसी तरह घिसते और पीटते रहेंगे या फिर वैसी व्यवस्था लागू अपने आप के लिए करवाएंगे जो दोबारा हम सभी को कभी भी सरकार से कुछ डिमांड करने का मौका ही नहीं मिले। व्यवस्था वही होनी चाहिए दोस्तों कि हमें दोबारा कुछ मांगने का मौका ना मिले, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि मानसिक रूप से तनाव मुक्त होकर शिक्षक पठन पाठन की व्यवस्था में अपनी पूरी शक्ति लगा सके। दोस्तों आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। क्या शिक्षकों को सोचना चाहिए नए सरकार के गठन पर या फिर पुरानी व्यवस्था के तहत ही चलने को मजबूर हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।